आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले उस धर्म की बात करेंगे जिसे हमारे देश के लोगों ने आजकल सेल पर लगा दिया है। यानी धर्म की सेल हमारे देश में लगी हुई है और अब भारत में धर्म खुलेआम बिक रहा है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में हमारे देश में ज्यादा कुछ बदला नहीं है। 24 घंटे पहले आपको दिल्ली हत्याकांड की चर्चा सुनाई दे रही थी पूरे देश में, जिसमें 28 साल के आफताब ने 26 साल की श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए थे। आज इस हत्याकांड में भी बहुत कुछ हुआ है। नए नए सबूत पुलिस को मिले हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको एक नया केस बताते हैं, वो ऐसा ही है। श्रद्धा और आफताब की कहानी तो अब आपने सुन ली, लेकिन अब आपको हम बताते हैं लखनऊ के सूफियान और निधि की कहानी। सूफियान ने धर्म परिवर्तन नहीं करने पर 19 साल की निधि गुप्ता को घर की चौथी मंजिल से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। और अब इस घटना से तमाम लोग सख्ते में आ गए हैं। आज हम 26 साल की श्रद्धा वॉकर की भी बात करेंगे और 19 साल की निधि गुप्ता की भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारा देश आखिर किस तरफ जा रहा है। तो यहां आप ये बात मानेंगे कि धर्म जो है वो दोस्ती पर भी असर डाल रहा है, वो रिश्तों पर भी असर डाल रहा है, मोहब्बत पर भी असर डाल रहा है। ऐसा है धर्म। हमारे देश में एक खास विचारधारा के लोग अक्सर ऐसी खबरों को सांप्रदायिक बताकर पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर यह समस्या कितनी बड़ी और गंभीर है, उसे आप इस घटना से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामलों को गंभीर मानते हुए कहा था कि किसी व्यक्ति पर दबाव बनाकर या उसे लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है और यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट धर्म परिवर्तन को देश की सुरक्षा से के लिहाज से खतरा मान रही है तो यह कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन असल में हमारे देश में इसे लेकर आज भी गंभीरता नहीं है। उड़ीसा भारत का पहला राज्य है जहां 1967 में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक कड़ा कानून लागू किया गया था। इसके बाद एक साल बाद 1968 में मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाए गए। और फिलहाल हमारे देश के कुल 9 राज्यों में ऐसे कानून हैं, लेकिन तब भी धर्म परिवर्तन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन राज्यों में भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। हमारे देश में धर्म परिवर्तन कराने के 2 तरीके हैं। पहला, दबाव बनाकर किसी का धर्म परिवर्तन कराना, जैसे निधि पर दबाव डाला जा रहा था कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। दूसरा, लालच देकर या ब्रेन वॉश करके किसी का धर्म बदलवाना। और आपको हैरानी होगी, हमारे देश में ज्यादातर धर्म परिवर्तन लालच देकर कराया जाता है और यह हमारे देश पर, हमारे समाज पर, हमारे देश के लोगों पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। पंजाब में धर्म परिवर्तन की यह समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि वर्ष 2011 में, यह आंकड़ा ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 2011 में पंजाब में ईसाई धर्म की कुल आबादी 1.6% थी, 1.5% मान लीजिए। लेकिन पिछले 11 वर्षों में इसमें जबरदस्त वृद्धि हुई है और अब यह आंकड़ा 10 से 15% तक पहुंच गया है। सोचिए, 2011 में 1.5% था और 2022 में 10 साल के अंदर अंदर यह 10 से 15% हो गया है। हालांकि यह आंकड़ा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और निजी संस्थाओं द्वारा कराए गए सर्वेज पर आधारित है, क्योंकि जनसंख्या के बारे में जो सेंसस होती है, जनगणना 2011 के बाद हुई नहीं है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखें तो पहले अगर पंजाब में हर 100 में से 1.5 लोग ईसाई धर्म से थे, तो अब हर 100 में से कम 10 लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियन हैं। और इससे पता चलता है कि पंजाब में कितने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ है। उसी पंजाब में जन्म लेने वाले सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपने धर्म के लिए अपनी खुद की शहादत दे दी थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या मुगल शासक औरंगजेब ने कराई थी, क्योंकि औरंगजेब इस बात से बहुत क्रोध में थे कि उसके सैनिकों द्वारा कई यातनाएं देने के बाद भी गुरु तेग बहादुर इस्लाम अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए और वो कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का विरोध कर रहे थे। आज उन्हीं के पंजाब में लोग पैसे और जमीन के लालच में अपना धर्म खुलेआम बेच रहे हैं। उन्होंने अपने धर्म को सेल पर लगा दिया है। के बाद अब उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक कस्बा देखिए,
जहां लोगों ने जमीन, पैसा और शादी के लालच में अपने धर्म को बेच दिया। इस कस्बे का नाम है घाटमपुर, जहां 7,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले तक यहां एक भी परिवार ऐसा नहीं था जो ईसाई धर्म को मानता हो। लेकिन अब यहां लगातार सभी घरों के बाहर क्रॉस के निशान वाले चिन्ह आपको दिखाई देंगे, जो ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह है। और अब इन सभी गांवों में मंदिरों से ज्यादा चर्च बन गए हैं। अभी कुल 7 चर्च इन गांवों में मौजूद हैं और इस मामले में पुलिस ने कुल 4 आरोपियों के खिलाफ लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए एफआईआर दर्ज की है। और जब से इस केस की जांच शुरू हुई, तब से इस इलाके के सबसे बड़े चर्च पर ताला लगा हुआ है और इसका जो पादरी है वो फरार है। हमारे देश में धर्म परिवर्तन के नाम पर बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं और इन दुकानों को चलाने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि उन्हें भारत का संविधान ऐसा करने की पूरी आजादी देता है, जबकि ये सच नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के भाग 1 में लिखा है कि सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन सभी व्यक्ति समान रूप से अपने विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का अभ्यास और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। यानी हमारा संविधान धर्म के प्रचार को लोकतांत्रिक मानता है। प्रचार हो सकता है, लेकिन यह कभी नहीं कहता कि धर्म के प्रचार के नाम पर किसी का धर्म भी परिवर्तित किया जा सकता है। और यह बात भारत की सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। अभी एक मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी धर्म का प्रचार करने का मतलब यह नहीं है कि किसी और का धर्म इसके आधार पर बदल दिया जाए। अब आपको एक और बहुत बड़ी खबर बताते हैं और यह है नकली दवाइयों के खतरनाक कारोबार के बारे में। आपने भी कई बार महसूस किया होगा, आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि आप अपनी दवाइयां तो समय पर ले रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे, उनका असर नहीं हो रहा। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी बीमारी इतनी खतरनाक हो गई है कि दवाइयां भी असर नहीं कर रही। तो कहीं आप नकली दवाइयां तो नहीं खा रहे? आज कैंसर का इलाज करने वाली दुनिया की 20 बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों की नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं और यह खबर आज पूरे देश को देखनी चाहिए। इस डॉक्टर का नाम है पवित्र नारायण प्रधान, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और इसने चीन से मेडिकल की पढ़ाई की है, डिग्री ली है चीन से। यह दिल्ली के एक बड़े बड़े अस्पतालों में भी काम कर चुका है और जब यह व्यक्ति चीन में था तब इसकी मुलाकात बांग्लादेश के एक व्यक्ति से हुई और इसी व्यक्ति ने इस डॉक्टर को नकली दवाओं का कारोबार करने का यह पूरा आइडिया दिया। और क्योंकि यह आरोपी पेशे से डॉक्टर है, इसलिए इसे पता था कि कैंसर की कौन कौन सी दवाइयां बाजारों में मुश्किल से मिलती हैं, किनकी सप्लाई कम है और उनकी कीमत भी लाखों में है। यानी रातों रात करोड़पति बनने के लिए इस डॉक्टर ने बेईमानी का रास्ता अपनाया और ये कैंसर की जो दवाई 2 लाख रुपए की आती है उसे 1.5 लाख रुपए में बेचता था, यानी 50,000 रुपए के डिस्काउंट पर, और ये दवाइयां नकली होती थी। इन लोगों ने नकली दवाइयां बेचकर, आप जानते हैं, पिछले 4 वर्षों में 100 करोड़ रुपए कमा लिए। यानी औसतन हर साल 25 करोड़ रुपए कमाते थे और इन पैसों से इन लोगों ने न सिर्फ जमीनें खरीदी, बल्कि ये लोग नेपाल में अब एक नई फैक्ट्री लगाने की योजना बना रहे थे। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में लगभग 20% दवाइयां नकली होती हैं। यानी आज देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असली बीमारियों को दूर करने के लिए नकली दवाइयां खा रहे होंगे और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं होगा। इसलिए 4 ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आप रख सकते हैं नकली दवाइयों से बचने के लिए। आपको जल्दी से बताते हैं। अगर कोई दवाई अपनी निर्धारित कीमत से बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है या दुकानदार आपको डिस्काउंट और ऑफर्स के नाम पर कोई दवाई बेहद कम दामों पर दे रहा है, तो उस दवाई की पहचान अच्छे से कर लीजिए, प्रामाणिकता जरूर चेक कर लीजिए। और इसके लिए आप अलग अलग मोबाइल ऐप्स की मदद ले सकते हैं। जैसे आजकल सभी दवाइयों पर एक बार कोड होता है जिसे स्कैन करके आप उस दवाई के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, संभव हो तो जो दवाई आप खा रहे हैं उन्हें डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए। तीसरा, दवाइयां हमेशा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से ही खरीदें, यानी ऐसी दुकानों से ही खरीदें जो मान्यता प्राप्त है। चौथा, दवाइयां खरीदते समय जरूर सुनिश्चित करें कि उनकी सील टूटी हुई ना हो और उनकी पैकिंग में कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए ध्यान से रहिए। आज की सबसे शक्तिशाली तस्वीरें दिखाते हैं जो इंडोनेशिया के बाली से आई हैं। आज बाली में G20 समिट के दौरान अगले वर्ष के लिए, अगले समिट के लिए भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत की अध्यक्षता का औपचारिक ऐलान किया, जो 1 दिसंबर से शुरू होगी और अगले साल दिल्ली में G20 समिट का आयोजन होगा। ये वो तस्वीरें हैं।